बहुत अरसे के बाद जाके अभी आपने एक सीरियल में एक एपिसोड में एक कैरेक्टर किया। तो मेरा दिल है कि मुझे करने को कुछ बेहतर रोल मिले। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ज़िंदगी में 70-80% काम मैंने पैसों के लिए किया, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं आता था। तो मैं थोड़े नाल हां। क्योंकि मैं बीइंग एन एक्टर जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी कि यार आपको अपने घर के मसाइल बताने पड़ते हैं, यार अल्लाह करके चेक मिल जाए, मैं लोगों के लिए नहीं चाह रहा बिजली कट जाएगी चेक दे दो। हाँ, मतलब यार ये बड़ा तकलीफ दे है बीइंग एन बिल्कुल, आर्टिस्ट। मुझे बड़ा हिट करती है ये चीज़ कि यार मैं किसी एक्टर को मुझसे पैसे ही मांगने पड़ जाएं। मुझे तो याद है कि थिएटर में पैसे मांगने जब जाते थे, आगे से वो ताने देता था प्रोड्यूसर, तो जी मैं तो अमिताभ भी कास्ट कर लिया। जब उसके बाद जो मैंने तो जी देखो जी मैंने तो दिलीप कुमार ही कास्ट कर लिया। तुम दोनों की शादी कैसे हुई, 2 लोगों को पूछा। उसने कहा ईमानदारी से बता दूं। उसने कहा हाँ। उसने कहा मुझे कोई दे नहीं रहा था, इसको ले कोई नहीं रहा था। हमारी शादी का ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है कि एक और ज़बरदस्त एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपका प्यार, आपकी सजेशंस हम तक पहुंच रही हैं। ऑब्वियसली डे बाय डे हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने की और बेहतर करते रहेंगे। कहीं लाइट का किसी ने कहा कि थोड़ा सा साउंड का ये देख लीजिए, किसी ने कुछ कहा, तो तमाम चीज़ें लुक आफ्टर की जा रही हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी बात पे ध्यान दिया जाए। थोड़ा सा अगर शो को आगे बढ़ाएं तो मैं बात करूँगा दोस्ती की। दोस्त होता क्या है या दोस्ती कहते कैसे? मेरा अगर कोई दोस्त है तो सबसे पहले मैं उस पर पूरा भरोसा करूँगा, यकीन करूँगा इस बात का कि वो दोस्त है मेरा। कोई बात जो वो मुझसे कहे या मैं उससे कहूँ, कोशिश करूँगा कि वो किसी और से ना करे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर कहीं पे वो कोई ऐसी हरकत करता है या कोई ऐसी चीज़ करता है जो शायद मुझे उतनी अच्छी ना लगे, पर जज नहीं करूँगा उसको कभी भी, और कोशिश यही करूँगा कि वो भी मुझे जज ना करे। कहीं पे भी बैठ के उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि अगर कहीं उसको ये पता चले कि मैंने अपने दोस्त के बारे में ये बात की है जिससे उसकी दिल आज़ारी हो, तो क्या ज़रूरत है ऐसी बात करने की? जिसको आप दोस्त कहते हैं उसके सीक्रेट्स भी सीक्रेट्स होते हैं, उसकी बातें भी सीक्रेट्स होती हैं। और कहीं पे आपको ये लगता है कि आपकी दोस्ती है और इनमें से कुछ भी आप नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए ये वहम है आपका। वो दोस्ती नहीं है, वो बस साथ है जो कि चल रहा है। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं बड़े प्यारे हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं, ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं, ज़बरदस्त इंसान हैं। और हकीकत यह है कि मुझ समेत बहुत सारे लोग इनको देखकर बहुत कुछ सीखे हैं। पर इससे पहले कि मैं उनकी तरफ बढ़ूं, मैं आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि हमें जो हमारे अपने ब्रांड्स हैं उनको सपोर्ट करना है, हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे जा सकते हैं। आज दुनिया जो इतना आगे गई वो अपने ऊपर भरोसा करके गई है। सो सीका मॉल भी ऐसा एक ब्रांड है जो कि पाकिस्तान की पहली पैरासिटामॉल है, पाकिस्तानी ब्रांड है। जो ब्रांड्स आप यूज़ करते आए हैं उनसे सस्ता है लेकिन उनसे ज़्यादा मुफीद है। तो जनाब आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, और आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई, हमारे दोस्त, बड़े ज़बरदस्त एक्टर, प्रोड्यूसर, जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, यहाँ मौजूद हैं नबील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? मैं नबील कह ही नहीं सकता, पता नहीं ये शुरू से कुछ टेक्निकल इशू है। नहीं टेक्निकल इशू नहीं, मैं वैसे भी इतने बड़े नहीं हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो एक हमारा आपका बड़ा, जब मुझे याद पड़ रहा है, आप छोटे थे काफ़ी,
जब मैं फिल्म कर रहा था। मैं भी बहुत बड़ा नहीं था लेकिन आपसे थोड़ा सा आप तो बहुत ही छोटा छोटे थे। मुझे याद है सेकंड ईयर में थे उस वक्त हाँ, जब मैं फिल्म कर रहा था। बिल्कुल तो अच्छा है, ऐसा टाइम है। ऐसे ही गुजर जाता है। नबील भाई Time flies. देखें बहुत सारे सवाल हैं करने वाले, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम सो मैनी इयर्स। दलदल है, दिन है, धुआं है, अजायब खाना है, पता नहीं कौन कौन से ड्रामे हैं, आंसू, कभी खुशी कभी गम। एक नबील को जिस तरह हमने देखा, उसके बाद हम लड़ते रहे आपसे कि हम उस तरह से फिर देखना चाहते हैं। सो वो बहुत कम हुआ, बहुत अरसे के बाद जाके अभी आपने एक सीरियल में एक एपिसोड में एक कैरेक्टर किया। तो क्यों सीरियस कैरेक्टर्स नहीं कर रहे? क्या मसला क्या हुआ, मुझे ये बताएं। मसला कुछ नहीं हुआ यार। मसला मैं बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन, प्रोडक्शन और फिर बीच में एक चैनल आपको पता है बोल एंटरटेनमेंट मैंने लॉन्च किया था, उसमें कुछ वक्त लग गया। और फिर अब मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कैरेक्टर यार जो है ना, अब वो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ, लोग पता नहीं करते कि नहीं करते, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेहतर हो। मतलब अब मुझे 33-34 इयर्स हो गए एक्टिंग में, तो मेरा दिल है कि मुझे करने को कुछ बेहतर रोल मिले, वो वाला रूटीन वाला रोल जो है। और हमारे यहाँ अलमिया एक जो बहुत बड़ा आ गया वो ये आ गया कि हमारी बड़ी फिल्म सेंट्रिक सी स्टोरीज़ होने लगी हैं। मुझे कबाहत नहीं है इसमें, आप 20% 30% बनाएं, लेकिन वो जो होता है ना कि आप 100% एक चीज़ पे चल जाते हैं, उसमें क्या हो रहा है मेरी अब वो एज मुझे पता है कि मेरी वो जो एज आज से 15 साल पहले के कैरेक्टर्स की थी वो आज नहीं है। लेकिन आप कैरेक्टर एक्टिंग में भी जाते हैं तो उसमें आप कुछ करना चाहते हैं। हमारे यहाँ आप देखें ना, कैरेक्टर एक्टिंग में फारिग हो रहे हैं सारे, कोई कैरेक्टर ही नहीं बन रहा। बड़े बड़े एक्टर्स मैं देख रहा होता हूँ जो सीरियल कर रहे होते हैं, वो बेचारे वो बस वो एक बड़े रूटीन वाले कैरेक्टर कर रहे होते हैं, पैसे बना रहे होते हैं। मजबूरी तो मेरी भी है, बहुत सारा काम मुझसे आज कोई पूछता है। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ज़िंदगी में 70-80% काम मैंने पैसों के लिए किया, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं आता था। तो मैं 20% काम मेरा कोई दिल का काम होगा, जिसको मुझे लगा कि मुझे चॉइस मिलती है। अगर मेरे पास पैसे होते और मेरे पास चॉइस होती तो मैं वो काम नहीं करता। मैं बीच में, आपको शायद याद हो क्योंकि मैं डायरेक्शन में 2002 में मैं डायरेक्शन, आपने बल्कि मुझे याद है जब आप कराची में नए नए आए थे तो मैंने आपको भी घसीटा था एक सीरियल में, वादा। तो मुझे लगता है मुझे जल्दी मैं बोर हो जाता हूँ चीज़ों से। उस वक्त मुझे लगा रहा था नहीं, मुझे हालांकि मुझे अल्लाह गरीक रहमत करे, काजी वाजिद साहब बड़ा डांटा। उन्होंने कहा यार तुम अपनी जगह क्यों छोड़ रहे हो, डायरेक्शन बाद में कर लेना, तुम क्यों अभी हमें ज़रूरत है इस एज में लोगों की और आप डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मुझे लगता था यार नहीं, मैं बोर होने लगा हूँ। फिर मुझे एक चांस मिला कि मैं कॉमेडी, हालांकि मैंने पैसे बचाने के लिए की थी, तो वो कॉमेडी ऐसी चली कि वो मुझे फिर लगा प्रोडक्शन। अच्छा, वो जब मैं एज ए प्रोड्यूसर आया तो उस वक्त फैसल कम बजट में कॉमेडी हो नहीं रही थी। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा ये पैटर्न बड़ा अच्छा है, इसमें पैसे नहीं फंसते आपके प्रोडक्शन के ना। आप कोई ऐसा सिलसिला बनाते हैं कि 8 बाद आपको 4 के पैसे मिल जाते हैं तो आप सरवाइव कर सकते हैं। True. तो मैंने इसीलिए वहाँ पर 6-8 चीज़ें जो है ना इस तरह की शुरू कर रही कि जिसमें क्योंकि मैं जिन बीइंग एन एक्टर जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी कि यार आपको अपने घर के मसाइल बताने पड़ते हैं, यार अल्लाह करके चेक मिल जाए, मैं लोगों के लिए नहीं चाह रहा। बिजली कट जाएगी, चेक दे दो। हाँ, मतलब यार ये बड़ा तकलीफ दे है बीइंग एन आर्टिस्ट। मुझे बड़ा हिट करती है ये चीज़ कि यार मैं किसी एक्टर को मुझसे पैसे ही मांगने पड़ जाएं। फिर अगर मैंने एज एन एक्टर प्रोडक्शन करनी है तो मेरी अभी पता नहीं, लोग बताएंगे। मुझे तो लगता है कि मैंने बड़ी एफर्ट की है कि मेरे प्रोडक्शन में खाना पीना रीज़नेबल हो, टाइमली हो, पैसे टाइमली हो, लोगों को कहना ना पड़े। तो मैं इस हवाले से बस फिर मैं कॉमेडी की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे आपने बुलबुले शुरू किया, फिर उसके बाद आपने 2-3-4 मेरे ख्याल से, हाँ मैंने रसगुल्ले, डुगडुगी, हनीमून बहुत सारे किए। घर क्या था वो, जोरू का गुलाम, इस तरह की बहुत सारी। फिर शादी का लड्डू एक सीरीज़ की मैंने। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल उसमें आपने एक आधा एपिसोड किया था। एक आधा एपिसोड किया मैंने। तो वो 100 एपिसोड की सीरीज़ की मैंने एज ए प्रोडक्शन, उसमें पूरा कंटेंट भी मैं खुद ही देखता था। तो बस वो इतना गया। फिर 4 साल मेरे एक चैनल के हवाले से गुजर गए। हाँ बिल्कुल। बोल को कर रहा था लॉन्च, तो वो बस फिर वो हुआ नहीं। और अब बड़ा दिल है मेरा, टू बी ऑनेस्ट,
मेरे घर में भी मुझे सारे कहते हैं कि यार हम चाह रहे हैं आपको सीरियस एक्टिंग में देखना। तो मैं कर रहा हूँ, एक तो मैंने किया था, एक सीरियल भी अभी मैंने कर रहा हूँ S47 के साथ। गुड, फाइनली, थैंक हाँ, गॉड। मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे मैंने स्क्रिप्ट जो हैं वो वापस भी किए, और बड़ी माजरत उन दोस्तों से। वो सब कहते हैं कि नहीं वो आप करेंगे तो अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर नहीं फैसल मिलता, आप खुद एक्टर हो, आपको अंदाज़ा है। आप बुरे स्क्रिप्ट में मौलन ब्रांडो को लाओगे, आप उसको तबाह कर दोगे। हम तो वैसे ही बड़े मीडियोकर से आर्टिस्ट हैं, हमारे पास जिस तरह के वसाइल, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो हम तो बड़े ही एक वो होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज करने से थोड़ा सा भागते हैं आप। वैसे मैंने ये नोट किया यार, कॉम्प्रोमाइज ही होता है ना, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, वो भी है। फिर मुझे लगता है यार वो थोड़ा सा लिखा भी बेहतर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उसमें अगर आपके पास, मैं जब नए आने वाले एक्टर्स हैं उनको जब ये कहता हूँ कि यार आप लिटरेचर पढ़ो, आप पोइट्री का शगफ रखो। हमारे आधे एक्टर जो होते हैं, जो एक्टिंग में आते हैं, वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी ड्रामा देखते ही नहीं हो। तो भाई कर क्यों रहे हो? अगर आपको नहीं, कौन आपको गन पॉइंट पे कराता है? भाई मुझे अगर ये काम करना है तो मैं तो सोचो, जब मैं एक्टर बनने आया था, जो कि मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं बन पाऊँगा, तो मैंने, मेरे एक दोस्त था उस वक्त फ्रंटियर पोस्ट में, उसने मुझे बोले एक लिस्ट दी मुझे 100-150 इंग्लिश मूवी की जो पुरानी थी। उसने बोला भाई तू एक्टिंग में आ रहा है, ये इसमें परफॉर्मेंसेस तो चेक कर, लोग क्या क्या कर रहे हैं बाहर। तो वो एक, हमने तो उस वक्त सिलेबस के तौर पे एक मूवी रात को देखते थे। फिर एक, जब मैंने पहली बार वो बुक पढ़ी, एक मोहब्बत 100 ड्रामे इशफाक साहब की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ हुए करैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है यार। मतलब इशफाक साहब लिख रहे हैं कि एक लड़की जो है वो मुस्कुराती है, अच्छा उसके आगे वो डायरेक्शन साथ वो क्या दे रहे हैं उसको करैक्टर बनाने के लिए कि उसके मुस्कुराने में अदा ना हो, मासूमियत हो। हाँ। तो मतलब आप देखें ना एक्टर को किस तरह का कैरेक्टर मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। आई रिमेम्बर हमने शालाकोट किया इशफाक साहब का, वो जिंदगी का बड़ा, हाँ, हमारी गुड़ला क्या कि उनकी जिंदगी का आखिरी सीरियल था जो हमने, और हम दोनों को मिल गया, और एहसन भी थे उसमें, आरफा सिद्दीकी साहिबा। और हमारे लिए बड़ी ये एक मैं कहता हूँ फ़ख्र की बात है कि हमने इशफाक साहब का आखिरी सीरियल किया। ये जो आप बात कर रहे थे ना, उस पर मुझे याद आया, एक मेरा ही सीन मैं पढ़ रहा था, तो वो लालटेन की रोशनी इतनी हो कि आधा चेहरा नजर आए। तो इस तरह की डिटेल्स भी वो लिखते थे। हालांकि हाँ, वो तो एज ए राइटर वो ये भी लिख देते थे कि आप लाहौर से 6 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ एक उसका दरख्त होगा और ये होगा, वो पूरी इस तरह की डिटेल लिखते थे ऑब्वियसली। लेकिन नबील भाई, आजकल प्लेस चल रहे हैं, बन रहे हैं, और लोग दिन ब दिन, नॉट इन पाकिस्तान, इवन इन हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ हमारी ज़बान समझी जाती है, उसके अलावा ऑब्वियसली जो बाहर के ममालिक हैं, अमेरिका, यूके वगैरह, कनाडा, जहाँ पाकिस्तानी इंडियंस हैं जो हमारी ज़बान समझते हैं, वो दीवानों की तरह देखते हैं और बहुत पजीराई मिल रही है। सो आपको लगता है कि आप फिर भी कह रहे हैं कि ड्रामे सही लिखे नहीं जा रहे हैं? नहीं, जब इतना काम होता है ना, मुझे लगता है उस वक्त सारा काम एक जैसा हो नहीं सकता। अच्छा, मतलब आप सोचें, आप एक टीवी था, एक सेंटर होता था, एक ड्रामा होता था। अब मेरा ख्याल है कि एक सिमाही में कोई 40-50 ड्रामा तो बनता होगा। तो उसमें वो एक, मैं सिर्फ जिस बात को मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि ड्रामा अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है और 100% अच्छा हो भी नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आती है जब आप भेड़ चाल में घुस जाते हैं, आप 100% एक किस्म का ड्रामा बनाने लगते हैं। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। वो है कि आप एक हिट होता है तो उसी टाइप के ड्रामे, सारे ड्रामे बनाना शुरू कर देते हो ना आप। और फिर आप अगर चाहेंगे, आप एज ए एंटरटेनर, एज ए मीडिया मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप अपनी जो नेशन होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप एंटरटेनमेंट के थ्रू वो इंजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इसको अब जो दिल करेगा वो कर देंगे। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ पहले बहुत सारा जो सिस्टम था, जो हमारा ड्रामा, मैं उस दिन भी अभी क्लिप देख रहा था इशफाक साहब का कि वो लोग कहते थे बॉम्बे वाले कि हमने तो आर्ट फिल्म आपका ड्रामा देख के शुरू की थी। तो वो बड़ा अच्छा हमारे यहाँ ड्रामा होता रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ। तो मुझे सिर्फ इख्तलाफ ये होता है कि आप जब 100% एक किस्म का ड्रामा बनाने लग जाते हैं, हर बंदा वही कर रहा है। अब देखिए ना OTT में वो वहाँ वो वाला चक्कर तो नहीं है ना एज सच। तो इवन आप इंडिया का OTT देखें, वो किस कदर अच्छा काम करने लगे हैं। और वो कहाँ से, वरना उनकी हमेशा से इंस्पिरेशन जो थी वो फिल्म थी। वो तो फिल्म से निकलते ही नहीं थे।
लेकिन अब वो OTT के लिए अलग से सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स तो आपको पता है कैसे जो मतलब अंदाज़े बयां बात बदल देता है, बेतहाशा होते हैं जो आपने आप सिर्फ अंदाज़े बयां होता है आपका। नबील भाई, मुझे जो एक चीज़ बुलबुले से बहुत कनेक्ट करती है या मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपके एपिसोड्स ख़ास तौर से वो आप डेडिकेट करते हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उन लोगों को मैंने मेरे वो जितने भी मेरे प्रोडक्शंस है वो ऑलरेडी किसी ना किसी को मैं करता हूँ। बिल्कुल। बुलबुले क्योंकि मुनव्वर साहब को पहले दिन से ही किया था, हाँ। तो वो उनका चल रहा है, फिर नन्ना साहब को किया, मोइन साहब को किया, जितनी भी प्रोडक्शन है यार वो मेरे पे कर्ज है। वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने लोगों की वो तकलीफ़ देखी है, कुछ थोड़ा टाइम के लिए मैं उस तकलीफ़ से गुजरा हूँ कि आपको ना पैसे मिलते थे, ना आपको रिस्पेक्ट मिलती थी, ना आपको अप्रिसिएशन मिलती थी। बिल्कुल। तो आप क्यों कर रहे होते थे, ये सवाल मैं बहुत देर करता रहा हूँ अपने आप से कि यार मैं इस फील्ड में क्यों हूँ। तो वो मुझे लगता है जिन लोगों ने इसको ज़िंदा रखा वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो हम तो उनको अगर एक्नॉलेज करेंगे, उनके काम को एक्नॉलेज करेंगे तो और आप लेकर भी आए हैं बहुत सारे लोगों को बुलबुले। मैं कोशिश तो करता हूँ कि जो कर अभी तो फिलहाल मैं प्रोडक्शन ही बड़ी कम कर रहा हूँ, बिल्कुल महदूद मेरी है प्रोडक्शन, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होती है कि जो लोगों को मैं कर सकूँ उनसे कराऊँ ताकि वो काम बहुत अच्छा लगता है जब भी आपकी प्रोडक्शंस चलती थी। कुछ ऐसे नाम जो शायद लोगों को इतने याद नहीं रहे, कुछ ऐसे लोग जो लोगों को याद नहीं रहे, उनको आपने डेडिकेट किया। मुझे इतनी खुशी होती थी, इतना अच्छा लगता है आज भी जब उसके बारे में हम बात करते हैं कि लोग तो भुला देते हैं, हालांकि बहुत एक छोटा सा एक लाइन ही लिखनी होती है। हाँ नहीं, वो मैं पता नहीं मेरे दिल में कहीं पहले से था। जब मैं पहला मेरी क्योंकि प्रोडक्शन बुलबुले ही है, तो वो जब मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि यार हमारे यहाँ इस जॉनरा में जो बेस्ट एक आदमी थे वो मुनव्वर ज़रीफ साहब थे। तो वो मतलब ऐसे वो अल्लाह ने उनको विट दिया था, और हालांकि उनका टाइम स्पैन शायद बहुत लंबा लाने नहीं दिया उनको, लेकिन वो जितना भी दिया था वो बड़ा आला था। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये मेरी पहली प्रोडक्शन जो है ये मैंने डेडिकेट उनको करनी है। क्या बात है। और फिर वो सभी को की जो भी थे, जो भी जिस, और वो क्योंकि मैंने मोस्टली मैंने किए लाइट मूड और इस तरह की चीज़ें, तो मैंने फिर डेडिकेट उन्हीं लोगों को किया जो सियोनरा के लोग थे। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे पेमेंट फंसी होती है, तो ये जो फंसी हुई पेमेंट होती है, बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे यंगस्टर्स, वो निकालने के कोई नए 3 तरीके आए हैं? नहीं, बच्चे जो नए हैं उनको तो बहुत आ रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे स्मार्ट लोग हैं वो। और वो आजकल क्योंकि एक पैरेलल एक सिस्टम चल गया है जो कि सोशल मीडिया का। हाँ बिल्कुल। और वो बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ वो और भी अच्छी बात होगी। हमारे दौर में तो नहीं था, हम तो उसमें बहुत पीछे, हमारे पैसे फंसते थे हम तो जाके, अब तो आप पैसे किसी के फंसाएं वो सोशल मीडिया पे लिख देगा, 2 मिनट में डाल देता है भाई। मुझे तो याद है कि थिएटर में पैसे मांगने जब जाते थे आगे से वो ताने देता था प्रोड्यूसर। थिएटर था और पेमेंट कितनी थी, 2500 याद है, शायद 2000 याद है, 15 दिन की, और उसपे वो ताने देता, लो जी मैं तो अमिताभ भी कास्ट कर लिया। जब उसके बाद जो मैंने तो जी देखो जी मैंने तो दिलीप कुमार ही कास्ट कर लिया, और मैं उसे कहता था भाई ताने तो मुझे आपका एक ताना याद है, साढ़े नोटा थे कि ईद मुबारक लिखे, मैं के भजने कितने गाल आई। वो उस वक्त मैं प्रोड्यूस कर रहा था, किसी एक्टर के साथ कोई मसला हुआ था डेटों पर, तो मैंने कहा भाई मेरी डेटें क्यों, वो मेरी दी हुई डेटें किसी और को दे रहे थे, तो मैंने ऐसे चिढ़ के कहा था भाई मेरे नोटों पे ईद मुबारक थोड़ा लिखा हुआ है जो आप मेरी डेटें किसी और को दे रहे हैं। तो आपका तो अपना वेट भी माशाल्लाह, हम तो भुगतते रहते हैं ना रोजाना की बुनियाद पे, तो हमें तो पता है कि यहाँ बात करके बचना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऑब्वियसली बुलबुले, फिर हम सीरियस कैरेक्टर्स की बात करते हैं, फिर हम अवार्ड शोज़ की भी बात करते हैं। जब अवार्ड शोज़ की बात होती है नबील भाई, तो आपकी तरफ से बड़े सख्त बयानात आते हैं, और वो ऐसे बयानात होते हैं कि बंदा कहता है कि हटो बचो। नहीं वो मेरा कोई किसी अवार्ड से कोई नहीं है, कोई भी अवार्ड हो, चाहे मुल्की सतह पे हो या प्राइवेटली अवार्ड। मुझे लगता है कि अवार्ड जो है ना फैसल, वो एक एप्रिसिएशन होती है। बिल्कुल। और उसमें कोई ऐसा साथ घर तो देते नहीं है कि आदमी का यार घर मिल गया उसको तब मुझे खुशी हो जाए, चलो यार किसी एक्टर को मिला ना, तो सिर्फ एप्रिसिएशन है। और एप्रिसिएशन अगर आप गलत आदमी को देते हो तो जेन्युइन आदमी जो है ना उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है। फिर हमारे यहाँ इतना बाइस्ड है, हमारा पूरा सिस्टम ही पूरा बाइस्ड है कि हम अब तो एक और तकलीफ ये है कि जिसको मिलता है उसको हमारे इवन
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी किसी को मिलता है। वो जस्टिफिकेशन आप ही ने लिखा था, वो जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देता है। मतलब बंदा क्या करे यार, इससे तो बेहतर है ना मिले यार। उसकी वजह ये कि आप अगर जस्टिफाई करेंगे यार नहीं नहीं मेरा इस सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और भाई मेरा किससे, तो उससे क्या फ़ायदा। तो मुझे सिर्फ ये होता है कि यार अवार्ड ज़रूर होने चाहिए, लेकिन जेन्युइन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वो खाली वैसे तो अवार्ड जो है ना भाई, वो जो हम काम करने वाले सभी लोग जो हैं उनको मिलता है पब्लिक से, और वो उसी दिन उस बाहर निकलते मिलना शुरू हो जाता है। वो तो आपको अब मैं अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आई किसी के रेफरेंस से, उस डाउन सिंड्रोम का बच्चा था, तो वो मिलना चाह रहा था, तो वो मिला और वो पूरा मुझसे बुलबुले डिस्कस कर रहा था और बार बार पूछता था महमूद साहब कहाँ हैं, फिर पूछता था खूबसूरत कहाँ है, फलाना कहाँ है। तो वो उसका बाप मुझे कह रहा था कि यार वो ये समझता है कि ये सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं, तो वो तो मैंने कहा मुझे अंदाज़ा है। तो वो मुझे लगता है कि इस तरह की आपको जो मिलती है ना चीज़ें, ये बेसिकली आपका ये अवार्ड होता है जो मुझे ज़्यादा अपील करता है। हमारे यहाँ ये एक गेट टुगेदर 15-20 लोग कर लेते हैं, मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं है, लेकिन ये कि उसका नाम कुछ और रख ले फिर अवार्ड ना। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया ना, तो मुझे याद पड़ता है जब बुलबुले शुरू हुआ, ऑब्वियसली महमूद साहब को हमने हर तरह के कैरेक्टर्स करते हुए देखा, और महमूद साहब की जितनी कॉमेडी हमने देखी है वो अभी तक बुलबुले में लोगों ने भी नहीं देखी होगी। या हमारी हिना हैं, आप हैं, आयशा का जो एक करियर शिफ्ट है बुलबुले के लिए, वो कितना मनाना पड़ा था आपको? ये आयशा का, क्योंकि वो वीजे थी जब हमने शुरू किया है, और हमने टू बी ऑनेस्ट हमारे पास कोई मान नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, वो किसी ने पूछा ना कि यार तुम दोनों की शादी कैसे हुई, 2 लोगों को पूछा, उसने कहा ईमानदारी से बता दूं, तो उसने कहा हाँ, उसने कहा मुझे कोई दे नहीं रहा था, इसको ले कोई नहीं रहा था। हमारी शादी का ये हुआ प्रॉब्लम, ये हुआ कि हम जिससे पूछता था कि यार इस तरह एक कॉमेडी है और बड़ी मजे की बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो आधे लोग तो ये कह रहे थे यार हम नहीं सिटकॉम नहीं करते, सिटकॉम नहीं करते। सेकंड, ये कॉमेडी से लोग डरते भी हैं, क्योंकि कॉमेडी इतनी बारीक लाइन है कि आप थोड़ा सा करेंगे आपको लगेगा ओवर हो गए, थोड़ा सा अंडर करेंगे वो कॉमेडी रहती है। बिल्कुल। तो वो जो एक लाइन के बीच आपको परफॉर्म करना होता है, मुश्किल काम है, तो वो कोई कर नहीं रहा था। तो मुझे याद है इरम बिनत शाहिद दोस्त हैं हमारी सबकी, तो ये लोग इकट्ठे रहते थे, तो मैं इरम को कह रहा था यार, मैंने कहा यार मारी आओ, कहने लगे यार वो उसकी डेट्स का प्रॉब्लम आएगा। मारी ने भी कहा यार देख मेरी कमिटमेंट ज़्यादा, मैं तुम्हें फंसा ना दूँ, और तुम थोड़ा लंबा करना चाह रहे हो इसको। तो फिर मैं उससे पहले मैं आयशा के साथ एक ARY का इंडिपेंडेंट प्ले कर चुका हूँ। अच्छा। वो मैंने डायरेक्ट किया था, ठीक है, कुछ समथिंग उसका नाम था। तो मुझे है ना अपना इसने इरम ने कहा, इरम बिनत शाहिद ने, कि यार तुम इसको आयशा से क्यों नहीं करा लेते। तो मैंने कहा पता नहीं सी जॉब शॉब है शायद, इंडस उस वक्त था। तो उसने कहा नहीं पूछ लो, पूछने में क्या है। मैंने आयशा से पूछा, मैंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम करोगी, उसने कहा हाँ करूँगी। उससे पहले वो लाहौर में कोई कॉमेडी करके आई हुई थी। हाँ बिल्कुल। उसका नाम क्या था? कॉलेज जीन्स। हाँ कॉलेज जीन। तो मैंने कहा तुम्हारी कोई जॉब का मसला तो नहीं? उसने कहा नहीं वो मैं परमिशन ले लूँगी। तो इस तरह वो अच्छा। अब प्रॉब्लम ये कि आयशा तो हमें ताने देती थी कि मेरे घर वाले कह रहे हैं ये किस तरह की कॉमेडी है। हाँ। अच्छा, एक दिन मैंने उसको चिढ़ के कहा, अभी जो भी वो इंटरव्यू में कोट करती है, कि मैंने कहा एक दिन ये देखना, मैं तपा वो बैठा हुआ था। हाँ। तो उसने फिर वही कहा यार मेरी मम्मी भी कहती हैं ये किस किस्म की फजूल कॉमेडी तुम कर रहे। तो मैंने कहा देखना एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। ये भी हम तो 13-14 एपिसोड कर चुके हुए थे। अच्छा। तो बहरहाल वो करते करते फिर वो वाली बात हुई कि वो नहीं, बंदा एक पीर साहब के पास गया था कि सर वो मेरे बताएं। उन्होंने कहा पहले 5 साल तुम्हारे बड़े गुर्बत किए हैं। उसने कहा अगले 3 साल। उसने कहा वो भी हालात बुरे ही रहेंगे। उसने कहा फिर तुम आदी हो जाओ। तो फिर आयशा आदी हो गई। लेकिन अभी भी मैं हकीकत बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैं किसी काम से गया था चश्मा लेने, तो वहाँ पे वो आपका जिक्र हुआ गया, नबील भाई इस तरह के चश्मे पहनते हैं, उनको बोलें कि वो भी आएँ ज़रा चक्कर लगाएं, और वो जो खूबसूरत है ना उनको बोले। मैंने कहा खूबसूरत? तो फिर मैंने अच्छा, मैंने कहा तुम आयशा उमर की बात कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाँ नहीं, वो उसकी वजह ये कि आयशा, अच्छा फिर हमने क्या किया, आयशा का कैरेक्टर हमने उसके उस मिजाज के हवाले से बिल्कुल उस तरह का हमने बना दिया कि यार ये किसी दो क्वेश्चन करेगी हर बात में,
करेगी कोई चीज़, तो अब कैरेक्टर उसका क्या है कि वो किसी 2 नंबर चीज़ में हमारे साथ नहीं होती ना। अच्छा, हम यही करते हैं। हाँ। तो वो क्योंकि क्वेश्चन आंसर करती थी तो हमने उसका कैरेक्टर बना ही उस तरह का दिया। ठीक है। तो वो बस फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी शुरू में जब पीटीवी पे ऑब्वियसली आप लोगों ने जब काम किया, मुझे भी इत्तेफाक हुआ, राइटर्स नॉर्मली सेट पे होते थे, लेकिन अब तो बड़े राइटर्स, अब तो बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। देखो पीटीवी का एक पैटर्न जो था ना, वो एक हवाले से तो फैसल बड़ा अच्छा था। हाँ। एक तो सेट पे राइटर जो थे, और उसमें भी जो बहुत ज़्यादा आप करेंगे ना, वो खाली राइटर का क्रेडिट नहीं है, उसमें डायरेक्टर का बड़ा खतरनाक क्रेडिट है याद है मुझे कंटेंट में। ओहो। क्योंकि हमने देखा कि या अयूब खाबर अगर अमजद साहब के साथ हैं तो वो घरों में जाते हैं, वहाँ बैठ के वो पूरा अगला एपिसोड डिस्कस करते हैं। तो उसमें उन राइटर्स के साथ उन डायरेक्टर्स देखो ना कौन कौन था, यावर अयात, तारिक जमील, नुसरत इकबाल अंसारी, ये लोग जो थे ये पूरे कंटेंट में, ज़हीर साहब पूरे कंटेंट में कूदते थे, काजिम पाशा, ये तो पूरा कूदते थे कंटेंट। शहजाद साहब, हाँ, बहुत बड़ा। तो उसमें, और उस वक्त ये भी था फिर ये कि राइटर्स जरूर, अमजद साहब मुझे याद है वो तो अक्सर सेट पे होते थे, और कोई हल्की फुल्की बात इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर उनका कोई ऐसा पेट जुमला है जो बहुत इस तरह का है, तो वो आपको कहते थे कि बेटा नहीं इसको देखें, ये इसको इसी तरह बोले तो बेहतर है। तो इस तरह की चीज होती, बड़ा टीम वर्क टाइप होता था। टीम वर्क बहुत खतरनाक था। आज तो हम सीरियल में, अभी सीरियल कर रहा था तो वो जब मैं गया हूँ तो मुझे पता चलने में आया ये बहन है, ये भाभी है, ये फलाना है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा हो रहा था यार, एक दिन आप 2 दिन रीडिंग कर लेते, क्या अजाब आ जाता जिंदगियों में। आप पार्टी 6 दिन कर लेते हैं, आप 2 दिन रीडिंग नहीं करते यार। ट्रू। हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना अपने काम को यार। ये तो मतलब यार, जब मुझे लोगों ने कहा इसको हॉबी की तरह, शुरू में आया मुझे लोगों ने कहा इसको हॉबी की तरह करो, मैंने जब इसको समझना शुरू किया, पता ही नहीं था अभी कुछ भी, बिल्कुल रॉ थे, फैसलाबाद से निकले थे ग्रेजुएशन करके, तो मुझे लगा कि यार वो ये तो 24 घंटे का काम नहीं है, इसमें तो 26-28 घंटे होने चाहिए कि यार लिटरेचर भी पढ़ो, पोइट्री भी पढ़ो, पुराने काम भी देखो, फिर उसमें अपना एक्सप्रेशन बनाने में आपको आसानी मिलती है ना। अगर बैक ऑफ द माइंड आपके ना लिटरेचर है, ना पोइट्री है, ना कुछ और चीज़ है, तो एक्सप्रेशन कहाँ से बनाएंगे आप? वेरी ट्रू। वो तो ऑटोमेटिकली आपके करैक्टर में एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाता है जब आप ये बनाते हैं। तो आज हमारा अलमिया ये है कि हम सेट पे जाते हैं। देखिए, तनकीद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमको बेहतर करना है, ना कि आज आप देखें हॉलीवुड का काम देखें, हमारे माए बाप तो वही है ना, हम उन्हीं को देखते हैं ना। इवन इंडिया को भी आप देखें तो वो रीडिंग्स भी करते हैं, वो रिहर्सल्स भी करते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। और हमारे यहाँ आजकल तो मैं यही देख रहा हूँ कि भाई सेट पे पता चलता है तू मेरा भाई बना हुआ है, वो बाप बना हुआ है, मैं किसी का बाप बना हूँ, ये बेटी बनी हुई है। तो वो जो 2-3 दिन की गैदरिंग है, होता पीटीवी में क्या होता था, हम बैठते थे, सेट डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ये राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स आपस में कि भाई तूने क्या करना है, अच्छा तू ये रखेगा, मैं ये रख लूँगा, अच्छा टोन ये रखनी है, अच्छा मेरी ड्रेसिंग ये होगी। साथ बैठे हुए हैं, सेट डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, कॉस्ट्यूम वाला बंदा भी बैठा हुआ है, और कोई चीज़ बाहर से बननी है या अपने कपड़े, ज़्यादा तो अपने ही पहनते थे, लेकिन उसमें भी चॉइस डायरेक्टर कर रहा होता था कि नहीं इस तरह के कपड़े चाहिए, कुछ बना लो, कुछ ये कर लो, कुछ ये कर लो। अभी भी हैं कुछ डायरेक्टर्स जो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रेशो बहुत कम हो गया उस हवाले से। हाँ, हालांकि अब तो फाइनेंस इतना इन्वॉल्व हो गया यार, अब तो इतनी पैसा इन्वॉल्व हो गया है, इसको तो और अच्छा होना चाहिए। देखो, इसमें आपकी रीडिंग करने में, आपके डिस्कशन करने में कोई पैसा नहीं है। वेरी ट्रू। इसमें कोई आंदा नहीं लगता, सिर्फ आपने एक जगह बैठ के चाय पीनी है, 2-3 एपिसोड अगर आप उसको रीडिंग कर लेते हैं, आप पूरे कैरेक्टर्स बना लेते हैं, इसमें कितने पैसे लगते हैं यार? सिर्फ 2 दिन आपने एक्स्ट्रा लेने हैं ना। मुझे लगता है बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस तो शायद हो सकता है आप जैसे पे करने को भी रेडी हो सकते हैं कि मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैं अपनी बात बीच में खामखा डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा इत्तेफाक हुआ है पिछले दिनों, एक खई में हुआ था कि हम लोगों ने बाकायदा सब ने बैठ के, मैंने उसकी वीडियोस भी शेयर की थी। अभी मैं एक और सीरियल कर रहा था, उसमें भी हमें इत्तेफाक हुआ। अच्छी बात है, एक और सीरियल कर रहे हैं हम, शैक के साथ यहाँ बैठा हूँ मैं, और हमने अच्छी खासी डिस्कशंस की हैं। लेकिन ये आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, उससे बहुत बॉन्डिंग बनती है सर, बनती है, उससे बहुत चीज़ें। ओ यस भाई, मुझे याद है खावर साहब की इतनी शदीद डांट पड़ती थी जिस दिन सेट पे स्क्रिप्ट होता था हाथ में, आई स्वेयर। वो कहते थे तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है, तुम लाइन अगली याद कर रहे हो। तो अगर मुझे याद है कि मेरे साथ दलदल में आरिफा थी, वो बहुत लंबे लंबे स्क्रिप्ट याद करके आती थी। अच्छा, मेरे लिए अजाब ये हो जाता था कि यार अगर मुझे याद नहीं, मैं भागता था, जी मैं 10 मिनट मुझे दे दें, मैं बाथरूम से आता हूँ।
मैं बाथरूम में बैठा याद कर रहा होता था यार क्या बकवास है यार, जाऊंगा क्योंकि पूरा वो पीटीवी का सिस्टम तुम्हें याद है ना, टॉक बैक से एक आवाज आती थी, आपको स्क्रिप्ट नहीं याद, तो आप खुले में आवाज आती थी ना, 50 लोगों के सामने आप शर्मिंदा हो जाते थे और खावर भाई बड़ा डांटते थे। अच्छा उसमें वो फायदा हमारा ही था, वो कहते थे बेटा आप नए लोग हो, अगर स्क्रिप्ट याद नहीं होगा, आपके फेस पे, कैमरे में मैं देख रहा होता हूँ, आपके फेस पे लिखा होता है कि आप जुमला ढूंढ रहे हैं और आपके क्यू के इंतजार में हैं, वो फ्लो ही नहीं है आपकी एक्टिंग में, तो आपको बेनिफिट मिलता है। आप जब होमवर्क करके आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। क्या बात है, तो ये तो होना चाहिए ना, ये तो छोटे से वो प्रोटोकॉल हैं जो हमें वैसे ही करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, ये नए देखने वालों के बिल्कुल काम आने वाली बातें। आप कॉफ़ी पीते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल आप लोगों के मैं अपना भी बीच में यही कहूँगा, इस तरह से क्रिटिसिज्म थी नहीं, पर अब क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व हुआ है इन लास्ट फ्यू ईयर्स, और किस तरह का क्रिटिसिज्म आपको लगता है कि काबिल कबूल है आपके लिए, और किस तरह का क्रिटिसिज्म होना चाहिए? यार मुझे लग रहा है पर्सनल तो नहीं इतना होना चाहिए कि वो जो कहते थे ना पुराने दौर में कि जी आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, बिल्कुल नहीं है यार। मतलब आप मेरा पर्सनल, आप मेरे काम के हवाले से आप मुझ पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर्सनल मेरी अपनी ज़िंदगी है, और मुझे लगता है मैं शायद उस एरा का आदमी हूँ, या मेरा उस थॉट पे आदमी हूँ कि कम अवेलेबिलिटी जो है, पहले दौर में जो मुझे अपने बचपन याद है, मैं स्कारफेस और मेरी इस तरह की मूवीज़ मेरी बड़ी, सभी उस दौर के लोगों को पसंद थी, कार्लिटोस वे, इस तरह की मूवीज़, तो हमें पोस्टर चाहिए होते थे, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो, इस तरह के, डस्टिन हॉफमैन, इनके चाहिए होते थे जो मिलते नहीं थे। तो उसका करिश्मा क्या था कि वो लोग अवेलेबल नहीं थे। सोशल मीडिया ने फ़ायदा तो बढ़ा दिया, लेकिन अवेलेबल इतना कर दिया, तो मुझे लगता है मैं शायद उस तरह का आदमी हूँ जो मुझे अगर मौका, अब मेरे बच्चों ने मेरा बना दिया इंस्टा कुछ थोड़ा सा, टिकटॉक पे बना लिया, नहीं अच्छा। तो ये इंस्टा भी बना दिया उन्होंने 2-2.5 लाख लोग शायद हो गए होंगे। मुझे अगर मौका मिले, मैं बिल्कुल इसका नहीं हूँ। मुझे लगता है जितना आप फिर दूर रहें लोगों से उतना ही बेहतर है। अब तो बस प्रॉब्लम ये आपका खाना पीना, आप हर चीज़ दे देते हैं, फिर लोग उसी तरह आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप जब तक अपनी पर्सनल ज़िंदगी उनको देंगे नहीं, वो आप पे क्रिटिसाइज उस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, वरना फिर वो इसी तरह आते हैं कि जैसे मोहल्ले वाले हैं आपके। तो मैं शायद, मुझे तो ये समझ नहीं आती है, मुझे लगता है क्रिटिसिज्म भी, मगर मैं एज एन एक्टर हूँ तो मैं कोई प्रीचर तो नहीं हूँ, तो मेरे पे सिर्फ मेरे एज एन एक्टर मेरा आप करें कि यार आपका ये रोल मज़े का नहीं, आपका ये कैरेक्टर अच्छा नहीं, आपका ये काम अच्छा नहीं, तो मुझे नहीं लगता मेरी पर्सनल ज़िंदगी में किसी को इस तरह हक है कि वो उसमें कूदे। क्योंकि आप दे नहीं रहे हैं, मैं दूंगा भी नहीं, सच्ची बात, टू बी ऑनेस्ट मैं इसका कायल नहीं हूँ। जो लोग करते हैं फिर उनको फेस भी करना पड़ता है उसको। और ये जो हमारे क्रिटिक्स बैठ के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ड्रामों के ऊपर, यार ये सही है। इसमें अगर देखिए वो जो लोग आपको कर रहे होते हैं उसमें अगर आपको समझ आता है कि यार ठीक है, अदरवाइज आपका जो बड़ा बेस्ट जो जज है वो एक तो आप खुद होते हैं, उसके बाद दूसरा जो जज होता है वो सामने देखने वाली पब्लिक होती है। वेरी ट्रू। अगर कोई आपको वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, और वो लोगों को कहना भी ये चाहिए। मैं अगर फैसल कुरैशी पे क्रिटिसिज्म करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको कोई नहीं है प्रॉब्लम कि आप ये क्रिटिसाइज करें कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जज नहीं बन सकते, जज बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन कुछ और है। अगर आपने जज ही बनना है यार, मेरा ख्याल है दुनिया का मुश्किल तरीन काम वो है जज बनना। वेरी ट्रू। तो आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे सकते हैं उसमें। आप कह दें कि मतलब ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी पब्लिक पे, वरना तो दुनिया में ऐसी ऐसी फिल्में क्रिटिसाइज हुई और जब वो फिल्में पब्लिक तक पहुंची तो उन्होंने धज्जियां उखेड़ दी। तो हालांकि बहुत सारे, यार मैं अपना तुम्हें बताऊं, मुझे फ़ोन करके दोस्त कहते थे तू लाहौर से जाके बलूचिस्तान में जो है वो कोयटा में टीवी ड्रामा जो कर रहा है यार, ये क्या है? ये क्या है अल्फा रॉजर, और ये क्या है डेल्टा, ये वो तुम क्या कर रहे हो? और मुझे भी लगता था यार मैं तो एक्टर बनने आया था, मुझे कमांडो बना रहे हैं। मैं कहता था सज्जाद साहब से, वो जो डायरेक्टर थे, मैंने कहा यार मैं तो एक्टर बनने आया था यार, आप मुझे पता नहीं क्या कमांडो बनाने के चक्कर में है। तो वो हम इस पे यही थे। अब मैं नैयर से कह रहा था यार इसमें नेगेटिव कर ले यार, तू आ जा यार, तू भाई नहीं है मेरा। वो कहता पागल हो गया यार, इतना सादा फारग ड्रामा है। वो फिर मैं उसको कोई इमोशनली ड्रामा करके उसके सास को कहा तू नहीं करेगा, मैं फिर तेरे पास ठहरूंगा नहीं, ये है वो है। तो उसको मैंने धुआं में इन कराया था। वो कहता था यार फजूल सा ड्रामा है,
मैं कहता था नहीं यार ये बड़ा बेहतर हो सकता है, ये वो फलाना। मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे होते हो, आगे पब्लिक का रिस्पांस क्या हो। क्या रिस्पांस था यार, एंड आई स्टिल रिमेंबर वो एपिसोड रिपीट हुआ और उसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है जो आपने कई दफा इतने मैं इंटरव्यूज में बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत दफा आप कुछ सोच रहे होते हो, कई दफा आप बहुत ग्रैंड कोई चीज करना चाह रहे होते हो, वो ठुस हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह नॉर्मली होता है क्योंकि वो पब्लिक बेहतरीन, आपका जो जज है वो बेहतरीन पब्लिक होती है। नबील, बच्चों से कैसी दोस्ती है आपकी, क्या डिस्कस होता है, क्या डिस्कस नहीं होता है, कितनी मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ हर तरह की दोस्ती रखता हूँ। अच्छा, हाँ मैं करता हूँ, हर तरह की बात ही डिस्कस करता हूँ और उनको पता है मैं उनका दोस्त भी हूँ, उनको पता है मैं उनका बाप भी हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को पता हो कि वो बाप भी है, क्योंकि देखें आप को दोस्त सारी ज़िंदगी मिलते हैं, ये दो रिश्ते नहीं मिलते भाई। जिनको ये बात समझ आ जाती है ना, ये माँ बाप का रिश्ता आपको ज़िंदगी में नहीं मिलना, दोस्त आपको 2.5 अरब मिलना है जब तक आप जिंदा हैं। तो इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ एज ए दोस्ती टाइप तो होनी चाहिए, लेकिन उनको पता होना चाहिए ये माँ बाप है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको भी माँ बाप की तरह बिहेव दोस्तों की तरह तो करना चाहिए, लेकिन माँ बाप बन के भी उनको करना चाहिए। शेयर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है, बाकी बदमाश हैं आज के बच्चे लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके साथ जो है ना वो खुद भी कई दफ़ा कोई ऐसी बात मैं उनसे करूं तो वो अजीब से होते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, अजीब से नहीं होना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये ऐसी बातें शेयर करो। तो मैंने रखा तो इसी तरह हुआ है उनको। बाकी देखिए, मुझे मेरी जो एफर्ट है ना बच्चों की, वो मेरी एफर्ट वो बड़ी है कि मैं ना चाहता हूँ कि वो एक प्रोफेशनल अपनी डिग्री लें। ठीक है, तो एक्टिंग की तरफ कोई भी नहीं, मैंने किसी को नहीं रोका। मूसा कर रहा है मॉडलिंग। अच्छा हाँ, मूसा मॉडलिंग कर रहा है, और ईसा को बिल्कुल शौक नहीं है। फातिमा को मैंने बचपन में कराया था, अभी तो वो अपना पढ़ रही है। जिब्राइल का भी अभी कोई मुझे नजर नहीं आता है ऐसा, तो मैं रोका कभी किसी को नहीं। छोटा है अभी तो बहुत, लेकिन मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ, मैंने रोका नहीं है। लेकिन मेरी एक तरफ से मैं बहुत सख्त आदमी हूँ इस हवाले से कि मुझे उनसे एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। उसकी वजह ये कि मैं नहीं चाहता कि वो कल जो है वो रिग्रेट करें बैठ के कि यार मेरे पास बैकअप नहीं है। मैं वर्गो हूँ, 1 सितंबर हूँ, मुझे लगता है A-B-C 3 प्लान आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर एक नहीं होता तो दूसरे पे आप जा सकें, आप बैठे वहाँ रिग्रेट ना कर रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ भाई, एक रगड़ा लगना तो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। हाँ नहीं, लेकिन एक मैं बताऊँ आपको, आपका टैलेंट आपका रिस्क बन जाए, आपका शौक आपका रिस्क बन जाए, ये बड़ा कम होता है। वेरी ट्रू। वरना 90% लोगों को पाकिस्तान में एक्टिंग का शौक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों में टैलेंट नहीं होता। वो क्या होते हैं, वो ख्वार होते हैं। मैं आज तक किसी बंदे को मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ज़बरदस्ती इनकरेज, कोई आया भी है मैं भगा दिया। मैंने कहा जाओ पहले अपनी प्रोफेशनल डिग्री करो, फिर आओ, फिर हम देखेंगे। और अगर किसी में कुछ नज़र आता है तो मेरी कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमम पुश दे सकूँ जितना मैं कर सकता हूँ अपनी उस लिमिट में रहते हुए। लेकिन ये कि वो सिर्फ उसमें जिसमें टैलेंट है, वरना ये ख्वार हो जाएगा सारी ज़िंदगी। ट्रू। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप के पास एक कोई प्रोफेशनल डिग्री साथ ज़रूर हो। थोड़ी सी सख्त बात है, लेकिन मेरे ख्याल से कर देनी चाहिए ये, ताकि वो अपनी ज़िंदगी उस तरह से वो ज़ाया हाँ नहीं ज़रूरी है यार। वरना मैं एज ए दोस्त तो मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं उनको कहूँ, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ नहीं बैठे रहना ना। कल बाद में रिग्रेट कर रहे हो, बाद में ये सोच रहे हो यार मेरे बाप ने तो मुझे ये बताया ही नहीं था। तो मैं तो हर चीज़ बता रहा हूँ कि भाई प्रोफेशनल डिग्री मुझे एक चाहिए, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने फ्यूचर। और अच्छा हुई देखो, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, वरना ये बड़ी पर्सनल सी बात है कि मुझे लगता है कि बच्चों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, उनको ये ना बताएं कमाना कैसे, उनको बताएं खुश कैसे रहना है और अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है आप। वाह वाह वाह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाया जाता है, पैसा आपने प्रोफेशनल डिग्री ले ली, पैसा आता रहेगा। हाँ, अगर आपने उनको खुश रहना नहीं सिखाया ना, देखिए ज़िंदगी सब्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। मैं तो अभी तक उनके साथ यही लग रहा था। और फिर मुझे लगता है कि उनको मैं कहता हूँ कि देखो मैं अपने डॉक्टर बेटा जो है, मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ, बड़ी पर्सनल सी बात। मैंने उससे कहा देखो तुम्हें प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे जो पैसे जो मैं प्राइवेट काफ़ी महंगी तालीम है वो मैं दिला रहा हूँ एज ए MBBS, तो तुम ये वापस कैसे करोगे मुझे। उसने कहा मैं समझा नहीं, मैं आपको क्यों वापस करूँगा। मैं कहा नहीं, मुझे वापस चाहिए। तो उनका कैसे करूँगा। मैंने कहा तुम 5 दिन अपने लिए कर लेना, 1 दिन छुट्टी होती, 7 दिन देना हफ्ते में, 1 दिन तुम्हें अल्लाह के लिए करना है, समझना ये मेरे पैसे वापस दे रहे हो। वाह वाह वाह। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उनमें इंजेक्ट करें, बाद में वो करते हैं नहीं करते, ये उनका काम। बिल्कुल।
एज ए पेरेंट्स आपको ये चीज़ें इंजेक्ट करनी है। मुझे ईदी साहब की बात वो बहुत मज़े की लगती है कि मेरी माँ 2 आने देती थी। हाँ। एक आना अपने ऊपर खर्चने के लिए, एक आना दूसरे दो किसी करीबी आदमी पे खर्चने के लिए, दोस्त के ऊपर खर्चने के लिए। सही बात है। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी ये वैल्यूज़ जो है वो अपने बच्चों में इंजेक्ट करें। क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ेंगे सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ। अवार्ड की बात हो गई, जूरी की बात हो गई। एक और आपका बयान था कि एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, फिर वही ड्रामे भी देखती हैं जिसमें औरत पे अब्यूज़ किया जाता है। ख़वातीन से ये सवाल किया था आपने, तो ये क्या था ये सवाल? नहीं, वो बात ये हो रही थी कि हमारे यहाँ मर्द को बड़ा जालिम दिखाया जाता है। तो मैंने कहा यार ये फिर ड्रामे ख़वातीन, रेटिंग तो सारी ख़वातीन लाती हैं। तो वो अगर वो इस तरह के प्लेस देखती हैं और हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अगर एक आदमी नमक, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको नमक ले ले कोई मसला नहीं है, हम उस सोसाइटी में रहते हैं। तो भी अगर आप देखेंगी, उसको हिट कराएंगी इस तरह के ड्रामे की, तो वो लोग फिर इस तरह के ड्रामे बनाएंगे। अगर आप ये दिखाएंगे कि ख़वातीन, देखिए जितना जुल्म बर्दाश्त करने में ताकत लगती है ना, उतना ही जुल्म को रोकने में लगती है। क्या बात है। तो फिर आप रोकने पे आए ना। हाँ, तो आप इस तरह की चीज़ें क्यों लोगों को क्यों आइडियाज़ दे रहे हैं? आप क्यों अपने आप को, देखो ब्रेन डजंट नो कि आप इमेजिन कर रहे हैं ये आपके साथ हो रहा है। ये तो इस पर रिसर्च आ चुकी है दुनिया की। इतना खतरनाक पावरफुल, इसीलिए ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। बेशक। वजह क्या है कि अगर आपने अपने ब्रेन को पॉजिटिव नहीं दिया, उसको पता ही नहीं है कि तुम्हारी सर्जरी हो रही है, ये तुम इमेजिन कर रहे हो, वो पूरी एंजाइम वो छोड़ देगा सर्जरी वाले, सिर्फ अभी तुम इमेजिन कर रहे हो। वेरी तो ट्रू। ये इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव रहना। बिल्कुल। तो जब आप इस तरह की चीज़ों पे उस तरफ नहीं जाएंगे तो फिर वो पूरी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। लेकिन अविल भाई, पता है लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, देखते भी हैं। हम हमेशा, जब मैं शो करता था उस वक्त भी मैं यही कह रहा होता था, लोगों के बड़े लंबे लंबे हमें मैसेजेस आते थे कि ये यूं चल रहा है, ये फलाना चल रहा है। मैं कहता था जो नहीं देखना, जो आपको बुरा लग रहा है, आज भी अगर सोशल मीडिया पे कोई इंसान आपको जहर लग रहा है, स्विच कर जाओ, तो मत फॉलो करें यार उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसको क्यों अब तो बड़ी गालियां दे चॉइसेस रहे है हैं? यार। ये कौन सा कोई पीटीवी का दौर है हाँ। कि अल्लाह माफ करे वो एक है और पूरा घर वही देख रहा है बैठा, और वो तराना जब तक तक सुन रहा है पूरा डेली, और उसके बाद फिर बंद कर रहा है। और जब वो भी 10-15-20 सेकंड वो जो वो मक्खियाँ सी आती थी हाँ। खत्म होने के बाद, वो भी देख रहा है, शायद अल्लाह की तरफ से दोबारा चल पड़े। वो टाइम था ना एक, कि कुछ एंटरटेनमेंट नहीं थी और ये था, और वो अलमारी की तरह टीवी खुलते थे, लकड़ी आगे वो पूरा एक फ्रेम होता था। अब जो आपकी चॉइस है आप वो देखें, जो आपको नहीं समझ आता। मेरे ख्याल अगर कोई इंसान भी है जिसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, एक्चुअली पता क्या, सोशल मीडिया में लोगों को जो अपनी दुकानें वो उन्होंने बनाई हैं, उन्हें कुछ करने के लिए उनको कुछ चाहिए। वो नहीं था ज़ेबीनॉट, ज़ेबीनॉट, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं। हाँ। तो उनको काम चाहिए ना, अच्छा। बेसिकली कर रहे हैं, फिर वो ये चलता है। लेकिन मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट बड़ा वो आ रहा है कि आपको सच ढूंढने में बड़ा इतना फेक, मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको समझ नहीं आती इसमें राइट और रॉन्ग क्या है। वो बड़ा एक हो गया। उससे वो क्या रहा है कि लोग इसको रिसर्च नहीं करते, उसकी क्रेडिबिलिटी को नहीं देखते, तो उससे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट वो नहीं बनता। लोग कहते हो अच्छा नहीं यार सोशल मीडिया पे चीज़ें पता नहीं ठीक है कि गलत है, और कुछ लोग बहुत यकीन कर लेते हैं। हाँ मतलब नहीं, लेकिन ज़्यादा लोगों को अब ये होने लग गया। अब हाँ, अब ये इस चीज़ पर लोग जाने लगे, वो नहीं यार ये पता नहीं क्या असल बात, पता नहीं क्या थी, क्या बात बना दी लोगों ने। ये है हमारे पास है ना एक रिसर्चर, हाँ हमारे पास टोनी 1 टोनी 2 हमारे पास है एक रिसर्चर, दोस्त, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। हम फ़ाखिर महमूद की बात कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं। बट एनीवे, पिछले दिनों आपने सानिया मिर्ज़ा को दोबारा शादी का मशवरा दिया, जो काफ़ी ट्रोल हो रहा था। हाँ नहीं वो पता है, मैं कुछ सानिया के फूफो का बेटा नहीं हूँ। वो लोग बात को ऐसे बना देते कि इंटरव्यू में उनका क्वेश्चन था कि उनको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं गुनाहगार ये ठहरा कि मैंने कह दिया कि कर लेनी चाहिए। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। जिंदगी यही है ना यार, वेरी ट्रू। वरना तो लोगों के साथ मर जाएं। बिल्कुल। तो मैं ये, उसने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैंने कहा करनी चाहिए, वरना मुझे क्या तकलीफ है भाई, वो करें ना करें, उसकी अपनी जिंदगी है। मैं ये बात करूं कि देखो ना, अब ये हम बात कर रहे थे
कि मुझे ये क्वेश्चन किया था, मैंने ये आंसर दिया था, लोगों ने उठा के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि नबील ये कह रहे हैं कि उनको दूसरी शादी करनी चाहिए। ओ भाई मैं केड़ा उदा फूफी दा पुत्र है यार और मुझे क्या तकलीफ हो सकती है इससे, वो करे ना करे। वो तो क्वेश्चन मुझे हुआ था तो मैंने ये जवाब दिया था। वेरी ट्रू। आगे बढ़ेंगे 1 2 3 की तरफ। आपने रैंक करना है, ये आपकी बुलबुले में सबसे जो आपके मज़ेदार किरदार हैं उनको आप रैंक करेंगे। महमूद असलम, हिना दिल पजीर, आयशा उमर। मुश्किल तरीन काम है। मुझे लगता है कि उसमें हिना, महमूद साहब, आयशा। ठीक है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। क्या बात है। हिना ने एक जो कैरेक्टर डेवलप किया ना, वो उसने डेवलप उसमें बिल्कुल। खैर महमूद साहब का भी कोई जुबड़ नहीं है, महमूद साहब भी बड़ा, लेकिन मैं अगर हिना को एडवांटेज इसलिए देता हूँ कि उसने जो कैरेक्टर उसको बिल्ड किया और वो फिर लेके उसको चली। एक चश्मा वो लगाना है यार उसको बड़ी। अब तो मैं उससे, वो मुझे कभी कंप्लेन करती है ना, मेरे सर में दर्द है, कोई ऐसी बात है, तो मैं कहता हूँ देखो अब तुझे, मुझे लगता है तू झूठ बोलती है, 15 साल बाद तो इसमें नजर आना चाहिए। वो वाली बात के अब फिर तू आदी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बड़ा सलूट है। और हमने एक एपिसोड के लिए वो चश्मा बनाया था। अच्छा। हाँ जी, एक एपिसोड के लिए बनाया था कि माँ बना। हुआ ये कि जब कैरेक्टर निकला तो राना को मैंने कहा यार हिना ने मेरे साथ किया था बंस रोड की नीलोफर, आई रिमेम्बर, और उसके बाद मेरे मोहल्ले की लड़की, उसमें मैंने स्क्विंट किया था। तो वो मेरी बहन बनी हुई थी, उसमें वो उसकी बनी थी माँ। तो उसने कहा यार एक माँ जैसे बाप आना है लड़की का, आयशा का बाप आना है, ख्वाजा कमल अल्लाह करी के रहमत करे, वी मिस यू ख्वाजा साहब। तो वो ख्वाजा साहब को ला रहे थे, तो इधर एक माँ चाहिए थी मेरी। तो मैंने कहा यार रुक जाओ, वो डिस्कस होने लगा। मैंने कहा नहीं मुझे हिना से, राना को नहीं जानता था, मैंने कहा मुझे हिना से पूछने दे। मैंने हिना को फ़ोन किया, उसने मुझे पहचाना ही नहीं ना, मैसेज छोड़ा। तो खैर उसने जब उस नंबर दोबारा उसको रिकॉल किया नंबर, तो उसकी कॉल आई मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे पता ही नहीं तू था। एनीवेज, तो वो मैंने उससे कहा यार देख, मैं हो सकता तू 6-8 माह मुझसे छोटी हो, लेकिन रोल मेरी माँ का है। तो उसने कहा नहीं मैं करूँगी। तो उसने कहा कि क्या करना है, कुछ वाइटनर? मैं कहा कुछ थोड़ा सा वाइटनर ले लेंगे और ग्लासेस ले लेता हूँ। तो उसने कहा हाँ उसमें चश्मा लगवा ले कोई। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अब मैं गया और मैं और राना गए, शायद इधर हम गए, तो वहाँ हमने उसको कहा, तो उसने कहा प्लस लगा दूँ। अब मुझे क्या अंदाज़ा प्लस का, मैंने कहा हाँ लगा दो। तो उस बब्बर शेर ने +10 लगा दिया। अगले दिन मैं लेने गया, उससे अगले दिन रिकॉर्डिंग थी, मेरे पास चॉइस नहीं थी। जब मैंने कहा यार इसमें तो नज़र नहीं आ रहा। उसने कहा सब बॉस ये तो फिर नज़र नहीं आएगा, तो +10 है। तो उसने कहा रीडिंग का होता है, नॉर्मली 1-2 होता है लोगों का रीडिंग ग्लासेस, ये तो +10 हमने लगाया। तो मैंने कहा उसको, बंदे को मैंने कहा तू लगा जरा। उसने लगाया तो आंखें बड़ी उसकी आंख बड़ी फनी लगी मुझे। मैंने कहा उसको, मैं कहा चल यार आशा हिना से कहेंगे एक एपिसोड है, टेक के वक्त पहने उतार दे। तो वही हुआ। वो हिना ने कहा यार लग तो बड़ा अच्छा रहा है, उधर था भी फनी सा था, बिल्ली टाइप का कुछ। वो जब वो एक हमने कर तो लिया एपिसोड, तो वो उसने बेचारी वो टेक के वक्त लगाती थी और टेक खत्म होते ही उतार देती थी। अपार्टमेंट में एक्टिंग कर रही थी। वो जब कैरेक्टर वो हमने एडिट किया, अच्छा लगा। फिर हिना को बड़ा अच्छा लगा। दोस्ती तो मेरी तो उसके थी, राना से, मोदी से बड़ी दोस्ती हो गई। तो उसने कहा यार मुझे भी इसका हिस्सा बनाओ। और फिर हमें ARY ने भी पुश किया, जर्जीस ने पुश किया कि यार फैमिली टाइप बनाओ, क्योंकि हम तो 2-3 एक डिफरेंट लोग थे उसमें। अच्छा, फिर हमने सोचा यार माँ की शादी करा दी जाए। अब ये वाली बात जब आई कि माँ की शादी करानी है, तो वो बड़ा एक डाइजेस्ट कराना लोगों को इस तरह की चीज़ कि यार महमूद साहब से फिर बनाएं माँ का, और इधर आयशा के साथ बना के नबील की करके, तो एक फैमिली क्रिएट कर लेते। मुझे नहीं याद, हम में से किसी तीनों में से, मैं, राना और अली बैठते थे स्क्रिप्ट में, हम तीनों में से किसी ने कहा यार माँ की शादी कराते हैं। अब वो कराना, उसको डाइजेस्ट कराना लोगों को, वो हो गया, फ़नी अंदाज में था। तुषार और अली का अपना एक जुमले की कंस्ट्रक्शन अली इमरान की है, वो बड़ी आला, तो उससे वो हो गया। तो अब वो कैरेक्टर बन गया। फिर वो बेचारी अब फंस गई, क्या करती। तो 15 साल माइनस प्लस करके नहीं बनवाया यार, हमने बड़ी कोशिश की। अगर हम उसको आंख में माइनस का लेंस लगा देते हैं तो फिर उसको चश्मा उतार के नजर नहीं आएगा। हाँ ये भी है। अल्लाह। अच्छा, नए ड्रामे देख रहे हैं आप लोग? मैं बीच बीच में, अगर टू बी ऑनेस्ट, मैं वैसे बैठ के नहीं देख पाता, लेकिन ये कि क्लिप्स मुझे ऑब्वियसली कुछ नए लड़के लड़कियों की पहचान हुई आपको?
बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ। अच्छा, अभी 3 हमारे जो नए बड़े प्यारे ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग आए हैं, शुजा असद, खुशहाल खान, हमज़ा सुहेल। हमज़ा सुहेल सुहेल अहमद साहब के साहबजादे हैं। खुशहाल खान जिनका दुनियापुर आ रहा है, शुजा असद जो खई में मेरा बेटा बना था बड़ा। इन तीनों में आपको कौन लगता है कि या टू बी ऑनेस्ट, हाँ मैंने तीनों का काम उस तरह डिटेल से देखा नहीं हुआ, तो मैं वो फिर ज़्यादती थोड़ी सी हो जाएगी अगर गलत किसी के हवाले से कमेंट कर दूंगा। अच्छा, हाँ, मैंने तीनों का काम होता है ना, आप 2 3 4 एपिसोड देखें बिल्कुल। तो आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि यार वो बेहतर है या वो वाला चक्कर है। मिस हुए हैं आपसे, अभी आजकल नहीं देख रहे हैं, तो आपने तो फिर लड़कियों को भी नहीं देखा होगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ लड़कियाँ ना मिस हों, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं इस उम्र के हिस्से में। रिसेंटली अभी मामिया और नईमा का बड़ा जिक्र चल रहा है, अच्छा, तो आपको दोनों का काम नहीं देखा नहीं मैं इत्तेफाक से? नहीं हुआ, पर टू बी ऑनेस्ट नहीं देख सका। अच्छा हाँ यार, नबील भाई क्या कर रहे हैं यार? हाँ, मैं यार मुझे शाम में अगर मौका मिले वॉक पे चला जाता। मैं नहीं देख सका, टू बी ऑनेस्ट नहीं देख सका। अच्छा, हाँ, लेकिन देखना चाहिए मुझे। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे देखना चाहिए, हाँ लेकिन ये कि वो एक्चुअली शाम का टाइम जो है ना, वो अगर मैं एक्सरसाइज पे चला जाता हूँ, वॉक के लिए चला जाता हूँ और वापस आता हूँ, तो वो फिर रात में मैं चलता हूँ बेगम की रिकमेंडेशन के ऊपर। अच्छा, और कई दफ़ा ये होता है कि मुझे कुछ बाहर से जब आवाज़ आती अच्छा, है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेगम देखती नहीं है। वो बहुत अरसे जब से वो पाकिस्तान आई है, हाँ तो वो उस वक्त भी वो ला के ना सीडीज, हाँ, वो जेल ब्रेक और इस तरह के सीजन का उसको बड़ा शौक, अच्छा अच्छा, वो उस तरफ ज़्यादा रुझान है। तो मुझे अच्छा कोई नज़र आए तो मैं ज़रूर देख लेता हूँ, जैसे कोई ड्रामे की रेपुटेशन अच्छी हो के पता चल जाए कि यार कोई डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी तो हमें पता ही होता है क्या होना है। लेकिन मैं एक चीज़ मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अभी जैसे मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, उस पर भी काफ़ी नए लोग हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड और नए लोग, अच्छे लोग जो हैं वो आ रहे हैं। जो मैं मुझे इस बात की खुशी होती है कि इनको ये समझ आ गया है कि मेहनत से सक्सेस होनी है। होती इसी से ही। मैं जो नए बच्चों के साथ, मैंने जिन जिन के साथ काम किया है या जिनको मैंने देखा है, मुझे बहुत खुशी होती है, यू नो लाइक पूरी एनर्जी देखो, के साथ काम आप कर देखो रहे हैं। इंडियन एक्टर्स जो मेन एक्टर्स आते हैं, उनके बच्चे जो आगे परफॉर्म करना शुरू करते हैं, आपने उनका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ चेक किया कभी? जी आपने उनको, हालांकि वो पढ़े लिखे सारे इंग्लिश मीडियम, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो प्रॉपर मेहनत करते हैं अपनी ज़बान पे, लिटरेचर पे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने इसी लैंग्वेज में काम करना है, आपने उर्दू लैंग्वेज में काम करना है, तो आपको 10 लैंग्वेजेस आती हों, लेकिन आपको इस पे ज़्यादा अबूर होना चाहिए, क्योंकि आपने इसी ज़बान पे काम करना है ना यार। वेरी ट्रू, वेरी वो बड़ा ज़रूरी है और ये अच्छी बात है। देखिए, मेहनत, ये जो कॉम्बिनेशन, फैसल तुम्हें मैं बताऊं, अगर मैं ज़िंदगी को, मैं सक्सेस का क्या फार्मूला अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि ये 33% है इसमें। आप टैलेंटेड कितने, अल्लाह ने आप में टैलेंट कितना रखा है। आप 33 ये हो गया, 33 ये हो गया कि आप हार्ड वर्किंग कितने हैं, और 33 जो है वो आप लकी कितने हैं। ये 3 का कॉम्बिनेशन सक्सेस का बनता है। ये मैंने बहुत दुनिया में देखा, बेतहाशा टैलेंटेड आदमी, लकी नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, फारिग। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, हार्ड वर्किंग, लकी, और आपके अंदर अल्लाह ने टैलेंट, वो आपकी मिट्टी वो है भी कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है नबील भाई, अगर आप मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह, आप नहीं भी लकी ना तो अल्लाह आपको लकी कर। हाँ, नहीं, वो मेहनत का तो, मेहनत के बाद तो फिर हाँ, वो है ही नहीं ना, सीन ही कुछ और हाँ, होता है। तो वही, ये मेहनत तो बड़ी ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ कि यार, अब पता नहीं लोग कैसे आते हैं। अभी तो हमें तो, मैं तो, मुझे पूछ लें, मैं अभी कर रहा था तो मैं दुआएं कर रहा था। मैंने कुछ पिछले साल एक जो इंडिपेंडेंट प्ले किया था, उसमें भी बड़ी दुआएं अल्लाह से कर रहा था, यार कोई इज़्ज़त रह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वो हो जाए। पढ़ भी रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा हूँ, रात में भी घर पे पढ़ रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ। बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ था वो अचानक से, वो वाला एपिसोड। आपने और मुनीब ने बड़ा कमाल उसमें वो एपिसोड था। मेरे पास 6-7 ही सीन थे, और जिस तरह के सीन थे मैंने कोशिश किया कि उसको उसी इंटेंसिटी के साथ किया जाए जो उसने राइटर बहुत खुशी हुई थी।
बहुत खुशी हुई थी आपको देख वही ना, के। मैं मुझे वही तो मैं कह रहा हूँ कि यार कुछ कुछ करने के लिए तो होना चाहिए ना फैसल, वरना वो रूटीन वाला काम आपने क्यों करना है। वो तो फिर मुझे तो नेशनल एंथम की तरह वो चलाते हैं ना बुलबुले, दिन में 3 दफ़ा, यार वही चलाते तो मुझे स्क्रीन का तो मुझे अब हौका ही नहीं है ना, वो तो मुझे वैसे भी कभी नहीं था। हाँ तो 15 साल से तो अल्लाह का ऐसा एहसान हुआ है कि कुछ भी हो ये चल रहा होता है। हाँ। तो वो ऐसा कोई मसला ही नहीं है स्क्रीन पे। आप काम और आप अभी बाहर निकल के ना किसी से पूछ लें बुलबुले, उसने देखा हुआ होगा। हाँ जी, बहुत एवरेज पाकिस्तानियों ने देखा ही होता एवरेज है। से ज्यादा लोगों ने देखा हाँ, होगा। मुझे जो नज़र आता है फिर ये कि मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अचीवमेंट मिलती है यार, वो ये है कि आप 3-4 साल का बच्चा आपको जानता है। और वो मेरा एक दोस्त है मुदस्सर, तुम जानते हो, न्यूज़ वाला, उसकी बेटी छोटी थी तो वो कभी वो कहता था नबील अंकल, वो कहती नहीं नबील वो जोर लगाता रहता था कि वही नबील अंकल हैं, वो कहती नहीं नबील, उनको मैं नबील ही नज़र आता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो वो वाला है कि सबसे बड़ा। थैंक यू नबील भाई, थैंक यू सो मच। एनीथिंग Pleasure. यू लाइक टू से, यू लाइक टू ऐड? नहीं कुछ भी नहीं यार। मुझे लगता है कि जो भी आप काम अपनी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं, ऑनेस्टी से करें और फॉल इन लव होके करें। अदरवाइज़ कामयाबी तो मैंने आपको बताया ही है कि ये 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। और आपको ये जानना चाहिए कि आप किस में बेस्ट हैं। आप कोई भी काम करते हैं, आपको ये सबसे बड़ा जज इंसान के अंदर होता है, उसको पता चलता है कि यार मैं जज भी और क्रिटिक भी, सबसे ज़्यादा आपके अंदर ही सारे लोग होते हैं। तो आपको जो भी काम करना है उसको डेडिकेशन से कीजिए और ऑनेस्टी से कीजिए, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है। और फिर दूसरी बात ये कि आसानियाँ पैदा करें, उसका नतीजा ये होता है आपके लिए, आपकी औलाद के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है। थैंक यू सो मच नबील भाई फॉर योर टाइम। और इससे पहले कि मैं आपसे रुखसत लूँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जैसे ही हमारे 4 एपिसोड्स होते हैं तो एक कुरानंदाज़ी होती है, और उस कुरानंदाज़ी में जीतता है कोई एक लकी विनर। एक बाइक जा चुकी है और अब देखना ये है कि अब कौन ये लेके जाता है बाइक। बाइक जीतने के लिए आपने सीका मॉल का खाली पत्ता अपने शनाख्ती कार्ड के फ़ोटोकॉपी के साथ हमें इरसाल करना है इस PO बॉक्स नंबर पर, जिसके बाद आप शामिल हो जाएंगे कुरानंदाज़ी में। देखते रहिए, प्रेशर बहुत है, और अगर वाकई प्रेशर है तो ख़त्म करें यार, एंजॉय करें लाइफ को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।